जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे दोस्तों, इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2024 के लिए जो मिशन वर्दी, जिससे आप 2024 में वर्दी पा सको, उसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की। डेली आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको ये क्लास रहेगी वो 15 मिनट की रहेगी। 15 मिनट में आपको 50 क्वेश्चनों के जवाब देने होंगे। एक प्रकार से आप इसको अपना टेस्ट भी मान सकते हो या अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन पूछेंगे जो बार बार एग्जाम में, अग्निवीर के एग्जाम में रिपीट होते हैं। यानी कि पिछले 2011-12 से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जीके जीएस के, वो क्वेश्चन हम डेली आपसे पूछते रहेंगे। तो 115 दिन तक तैयारी चलने वाली है, क्योंकि 115 दिन बाद फिर आपका अग्निवीर का एग्जाम हो जाएगा। फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दिन और रात क्यों बनते हैं? जो दिन और रात होती है वो क्यों होती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है इसलिए, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है इसलिए, या चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है इसलिए दिन और रात होते हैं, या बारिश की वजह से? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है इसलिए दिन और रात होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारी वस्तु को पानी में डुबोने से वह हल्की महसूस होती है, इसका क्या कारण है? जब हम किसी भारी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो वो हल्की महसूस क्यों होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है त्वरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है घर्षण, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है उत्प्लावन, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है गुरुत्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है उत्प्लावन। उत्प्लावन की वजह से जब हम भारी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो हमें हल्की महसूस होती है। और इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिसने अभी तक नहीं किया, क्योंकि डेली आपको क्लास मिलेगी शाम को 8 बजे इसी चैनल पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एटीपी क्या है? एडिनोसिन टेट्राफास्फेट, एडिनिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो एटीपी है उसकी जो पूरी फुल फॉर्म हो जाएगी क्या? ये हो जाता है आपका एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। इसका सही आंसर हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्जिमा डैश से संबंधित बीमारी है। जो एक्जिमा है वो किससे संबंधित बीमारी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हृदय, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है त्वचा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है लीवर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्वचा। एक्जिमा जो होती है वो आपकी त्वचा से संबंधित बीमारी है। चलते अगले क्वेश्चन तरफ। पोटासियम का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम का रासायनिक नाम क्या है? पी या पीबी या के या एस? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है के से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको? पोटेशियम को। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दूरबीन, ऑप्शन नंबर बी दूरबीन दूरदर्शन यंत्र, ऑप्शन नंबर सी पेरिस्कोप, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो दूरदर्शन यंत्र हो जाता है। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दूरदर्शन यंत्र का, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, मतलब उत्तल दर्पण का जो प्रयोग हो कहाँ पर किया जाता है? डॉक्टर के हेडलैम्प में, या प्रकाश खोज प्रकाश में, या कार की हेडलाइट में, या ड्राइवर के बगल की सीट पर जो कांच लगा होता है उसमें? मतलब जो ड्राइवर की सीट होती है उसके बगल में जो कांच लगा होता है शीशा, या उसमें? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो डी हो जाता है। ड्राइवर की सीट के बगल में जो शीशा लगा होता है उसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत तरंग नहीं है? ये जो दिए हुए इन चारों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत तरंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गामा किरण, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश किरण, ऑप्शन नंबर सी एक्सरे किरण, या ऑप्शन नंबर डी कैथोड किरण? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैथोड किरण विद्युत तरंग नहीं है। वायुमंडल के किस क्षेत्र में हवा पाई जाती है? इन निम्नलिखित में से बताना इन चारों में से कि वायुमंडल के किस क्षेत्र में हवा पाई जाती है? समताप मंडल में, या माध्यमिक मंडल में, या क्षोभ मंडल में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो आपका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में क्या है? हवा पाई जाती है क्षोभ मंडल में। इन चारों में से क्षोभ मंडल में आपकी हवा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अब निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? इनमें से बताना आपको कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। विटामिन बी,
या विटामिन सी या विटामिन डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। जो अब मैं आपको एक बार बता दूं, वसा में जो कि वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं वो होते हैं, आपको इसको याद रखना, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। यानी कि विटामिन ए भी वसा में घुल जाता है, विटामिन डी भी वसा में घुल जाता है, विटामिन ई भी और विटामिन के भी। और सिर्फ विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। एक साधारण मनुष्य में खून की मात्रा कितनी होती है? एक साधारण मनुष्य हो जाए उसमें कितनी खून की मात्रा होती है लीटर के हिसाब से हम बताना है। 5 से 6 लीटर, या 7 से 9 लीटर, या 10 से 15 लीटर, या 8 से 10 लीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 से 6 लीटर होती है। एक साधारण मनुष्य में जो खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। अब बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारे शरीर में जो बड़ी आंत होती है उसका मुख्य कार्य क्या है? पानी का अवशोषण करना, या खाने का अवशोषण करना, है चर्बी का पचाना, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी का अवशोषण करना। बड़ी आंत का मुख्य कारण होता है हमारा कार्य पानी का अवशोषण करना, यानी कि वो पानी को सोखती है। बाल, नाखून और पंजा किसके बने होते हैं? विटामिन से बने होते हैं, या वसा, या प्रोटीन, या लोहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रोटीन। जो हमारे बाल, नाखून और पंजे होते हैं, जो पशुओं में जो पंजे होते हैं और हमारे बाल और नाखून होते हैं, वो आपके प्रोटीन से बने होते हैं। निम्नलिखित में से तेजाब कौन सा है? NaCl, या NaOH, या HCl, या KOH। तेजाब पूछा कि तेजाब का फॉर्मूला कौन सा है, तो इसका हो जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, या रॉबर्ट कुक, या रॉबर्ट हुक, या रॉबर्ट जेम्स। तो इन सभी में रॉबर्ट है, तो इसको याद रखना आपको। जो कोशिका खोज की है, कोशिका खोज करता रॉबर्ट हुक हो जाते हैं हमारे कोशिका के खोज करता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। प्रकाश का वह गुण जिससे एक व्यक्ति आईने में अपना प्रतिबिंब देख सकता है उसे क्या कहते हैं? इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, या रिजेक्शन बोलते हैं, या रिफ्लेक्शन। यानी ये रिफ्लेक्शन है, ये तो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है, ये रिजेक्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बोलते हैं जब एक कोई व्यक्ति प्रतिबिंब देखता है अपना शीशे में, आईने में, अगर जब हम अपने आपको देखते हैं तो वो एक रिफ्लेक्शन होता है। जब लिटमस पेपर पर एसिड की बूंद डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? मतलब वो कैसा हो जाता है? वह लिटमस पेपर जो है वो लाल से नीला हो जाता है, या नष्ट हो जाता है, या नीले से लाल हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नीले से लाल। जब हम किसी नीले लिटमस पेपर पर एसिड की बूंद डालते हैं तो वो लाल कलर का हो जाता है लिटमस पेपर। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज वसा, या प्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट, या इनमें से कोई नहीं। जो ग्लूकोज होती है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है। लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जो लोकसभा होती है, लोकसभा में अध्यक्ष का जो चुनाव वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा, सदन के दोनों सदनों के द्वारा, सदन के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, या लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। तो जो लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है अध्यक्ष का चुनाव। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला है? ये सभी अर्थशास्त्री हैं हमारे देश के, तो इनमें से कौन सा एक अर्थशास्त्री है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी एस चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर सी VKR वी राव, या ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को भारतीय ऐसे अर्थशास्त्री है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। लोथल किस युग का एक ऐतिहासिक स्थल है? लोथल जो है वो किस युग का एक ऐतिहासिक स्थल है? ऋग्वैदिक युग, या लोह युग, या सिंधु घाटी सभ्यता, या गुप्त काल। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? गेहूं, धान, ज्वार, या बाजरा। इसका तो आप सभी को पता होगा, ये जो रबी की फसल है वो गेहूं है, बाकी जो जितनी भी 3 फसल दी हुई है वो खरीफ की फसल है, धान, ज्वार, बाजरा। भारत का सर्वोच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? जो सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है हमारे भारत में वो कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्मश्री, या भारत रत्न, या पद्म भूषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी प्रत्येक वर्ष वायुसेना होगा, सेवा गलत कर दिया, पर सेना होगा। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, या 11 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने दिया था नारा? सुभाष चंद्र बोस ने।
योग दर्शन के लेखक कौन है? योग दर्शन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? कालिदास, जयदेव, पाणिनि या पतंजलि? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है पतंजलि। आपके योग दर्शन के लेखक है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जैसे योग योग कौन करता है करवाता है? बाबा रामदेव हमें योग करवाता है। उसकी कंपनी का नाम क्या है? पतंजलि। वो पतंजलि के प्रोडक्ट बनाता है और योग भी करवाता है। तो उसको याद रखना। योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? जो ऑस्ट्रेलिया है उसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? लिली या सफ़ेद लिली या कंगारू या गुलाब? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू। ये वही क्वेश्चन है जो कि आर्मी में बार बार रिपीट करे जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं और आप गलती कर देते हो कहीं इधर उधर से पढ़ के और इन क्वेश्चनों को भूल जाते हो। इसलिए ये क्वेश्चन जरूरी है। डेली शाम को 8 बजे जुड़े हमारे साथ, भूले ना बिल्कुल भी। और बेल आइकन प्रेस कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रथम चीनी यात्री जो पहली बार भारत आया, प्रथम चीनी यात्री जो पहली बार भारत आया? एंडरसन, ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट प्यारे या ऑप्शन नंबर डी फायांग? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है फायांग, पहला चीनी यात्री था जो भारत आया था। और नील आर्मस्ट्रांग की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम चंद्रमा पर कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। भारतीय सेनाओं का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? यानी भारतीय सेना जो उस सेनाओं का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? मानेक, के.एम. करियप्पा या सैम मानेकशॉ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिनके ऊपर भी हाल ही में सैम बहादुर फिल्म बनी हुई है। 1971 का युद्ध में सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो भी सैम मानेकशॉ ही थे। भारत की प्रथम व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, यानी पहला व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत के पहले व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? जो कथकली नृत्य है वो कहाँ का है? कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब या केरल? तो कथकली जो आपका केरल का लोक नृत्य है कथकली। प्रादेशिक सेवा, ये प्रादेशिक सेना, इसको सेना कर लेना। प्रादेशिक सेना की स्थापना कब हुई? सेना यानी जैसे आप टेरिटोरियल आर्मी बोलते हो, प्रादेशिक सेना की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1948, 1949, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है 1949 में प्रादेशिक सेना की स्थापना हुई थी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? यमुना, सरस्वती, शिप्रा या गंगा? तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो आप सभी को पता है गंगा नदी है भारत की राष्ट्रीय नदी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ है जो यूएनओ जिसे हम बोलते हैं, उसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, 23 अक्टूबर 1949, 24 अक्टूबर 1946, 24 अक्टूबर 1948? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उसका मुख्यालय कहाँ पर? द हेग नीदरलैंड, वाशिंगटन डीसी अमेरिका, पेरिस फ्रांस या जिनेवा के स्विट्जरलैंड में? या स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ऐसे बोल सकते हो। तो जो इसका मुख्यालय हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वो हो जाता है द हेग, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है, द हेग। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी जो सभ्यता वो कैसी सभ्यता? मिश्रित, ग्रामीण, शहरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता थी जो वो एक शहरी सभ्यता थी। आर्य किसके विरुद्ध थे? जो आर्य थे वो किसके विरुद्ध थे? क्या नहीं करते थे? प्रकृति वंदना या मूर्ति पूजा या जल वंदना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है मूर्ति पूजा नहीं करते थे आर्य। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान है, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था उससे संबंधित स्थान इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है कुशीनगर। मैं आपको इससे नीचे कर देता हूँ थोड़ा, जो आपको दिखता रहे। ऑप्शन नंबर 1 कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी कालिंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था, जन्म से संबंधित स्थान है लुम्बिनी। याद रखना ऑप्शन नंबर बी। एक अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 41। सिमैश शब्द का कौन से खेल से संबंध है? जो सिमैश शब्द है कौन से खेल से संबंधित है? क्योंकि एक गेम से संबंधित भी आपका आता है कि कौन सा शब्द कौन से खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर बी बेसबॉल, ऑप्शन नंबर सी बॉक्सिंग या ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन? तो उसका जो सही आंसर हो जाता है वो बैडमिंटन। जैसे हम स्मैश मारते हैं तो याद रखना स्मैश का संबंध किससे? बैडमिंटन से। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? सीमांत गांधी के नाम से जयप्रकाश नारायण, खान अब्दुल गफ्फार खान, दादा भाई नौरोजी या चित्तरंजन दास? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। निम्न में से शहनाई वादक कौन है? अली अकबर खां, पंडित दुर्गा सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिस्मिल्लाह खां या बिरजू महाराज?
तो शहनाई का जो शहनाई वादक है इनमें से मैं बता दूं आपको बिस्मिल्लाह खां, जो वो हमारे शहनाई वादक होते हैं, बिस्मिल्लाह खां। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित परियोजना है? जो सरदार सरोवर परियोजना है किस नदी से संबंधित है? तो गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या गोमती। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है, गुजरात में है, गुजरात, याद रखना गुजरात में अगर पूछ ले आपसे। तो श्रीलंका कौन सी दिशा में पड़ता है? भारत से श्रीलंका कौन सी दिशा में पड़ता है? तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम या दक्षिण। इसका तो आप सभी को पता है, दक्षिण में पड़ता है कौन सा? श्रीलंका। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो अटॉर्नी जनरल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाता है। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति, याद रखना राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति है। भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, HDFC, PNB, BOB या SBI। तो PNB का मतलब हो जाता है पंजाब नेशनल, HDFC का मतलब HDFC बैंक, और PNB का मतलब पंजाब नेशनल बैंक, BOB का बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंक है सबसे बड़ा भारत का। अशोक चक्र का रंग होता है, अशोक चक्र जो वो कैसे रंग का होता है? केसरिया, लाल, हरा या नीला। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है नीला, नीले कलर का होता है केसरिया रंग। आपने तिरंगे झंडे में देखा हो तो। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब शुरू हुआ था? 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1945 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। याद रखना इसको, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में। पूरे 50 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हो 50 क्वेश्चन पूरे करवा दिए। डेली यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और इस क्लास को अपने उन सभी साथियों के पास शेयर कर दें जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आर्मी से संबंधित, क्योंकि वो बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। इसलिए मैं आपके लिए डेली शाम को 8 बजे क्लास लेकर आता रहूँगा। और हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएँ और कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।